मसूरी में धामी सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। विकास का रोडमैप हो रहा तैयार। धामी बोले 2025 तक किसी भी हाल में राज्य को बनाना है नंबर 1। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अनशनकारियों के बीच ऋषिकेश पहुंचे अंकिता के माता पिता। सीबीआई जांच के साथ तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की उठाई मांग। खटीमा के अलाईवर्दी गांव की 4 महिलाओं को हाथी ने किया घायल। बाल बाल बची महिलाओं की जान। घायलों में 2 महिलाओं की हालत गंभीर। पौड़ी में शुरू हुई 3 दिवसीय आर्क ट्रेवलिंग बर्ड फोटो प्रदर्शनी। स्कूली बच्चों के लिए है बड़ा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि लाइव खबरें उत्तराखंड की। उधम सिंह नगर के किच्छा में राधा कृष्ण परिवार द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण रासलीला महोत्सव की शुरुआत की गई। इससे पूर्व एक ही वेशभूषा में सजी सैकड़ों महिलाओं ने बैंड बाजे की धुन पर विशाल कलश यात्रा निकाली। बता दें कि भागवत कथा और रास लीला 29 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। अठारह साल 20 साल से चल रहा है। इस बार भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें आज कलश यात्रा निकाली गई है और विशाल कलश यात्रा 1008 महिलाओं की निकली है। श्रीमद् भागवत कथा 2 से 5 आरंभ होगी 28 तारीख तक और 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा होगा। इसी कार्यक्रम में 23 तारीख से भगवान कृष्ण वृंदावन से चलकर यहाँ दर्शन देने भक्तों को आ रहे हैं, तो वो कृष्ण रासलीला के रूप में भगवान अपने दर्शन भक्तों को देंगे। ये कार्यक्रम हमारा 23 से लेके रासलीला का भी 28 तक चलेगा। 29 तारीख को विशाल प्रभु का भंडारा चलेगा। जिस हिसाब से आज विशाल महिलाओं की कलश यात्रा थी, तो ये आयोजन हर साल होता है और भगवान कृष्ण इस बार भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी में संगठन विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक सभी जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों सह प्रभारियों की वर्चुअल बैठक में ये निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी कार्यकारिणियों में मातृशक्ति को ज्यादा से ज्यादा जगह और युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। वर्चुअल मीटिंग अपने नए अध्यक्षों के साथ, नए हमने जिले के प्रभारी बनाए उनके साथ अब प्रदेश अध्यक्षों ने वर्चुअल मीटिंग किया है। हमने टाइम मोड चीजें तय कर दी है कि प्रदेश मोर्चों की हमारी जो पूरी टीम है 25 नवंबर तक हम लोग बना देंगे। इसके साथ साथ मंडल स्तर तक का हमारा संगठन 10 दिसंबर तक बन जाए, हमारी रचना का स्वरूप है। उसके लिए पदाधिकारी प्रवास हमने तय कर दी कि पदाधिकारी प्रवास जो है तिथियां हमसे ले ली गई है। माननीय आदित्य कोठारी जी हमारे महामंत्री कार्यालय के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से उन प्रवासों हम तय करेंगे। उन प्रवासों के बाद 10 दिसंबर हमारा संगठन ये मंडल स्तर तक का संगठन हमारा बन जाएगा। दायित्व के लिए सीधे आप प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूची मांग ली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत मेरी एक बार की हो चुकी है, उस सूची में विचार चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते हैं, हम दायित्व की सूची माननीय मुख्यमंत्री को भेज देंगे। देहरादून के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सरकार के 4 दिवसीय चिंतन शिविर जो कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस शिविर में मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की आवश्यकता है। आगे कहा कि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से ही तमाम रोड मैप तैयार किए जाएंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था, जीएसटी और अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के क्षेत्रों में प्रवास के भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। शिविर के उद्घाटन अवसर पर हमारे राज्य के मुख्य सचिव
डॉक्टर एस संधू जी, और अभी जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, और हम सब लोग 3 दिन तक यहाँ पर उनके आतिथ्य में यहाँ रहेंगे। लवासना के डायरेक्टर श्रीनिवास जी, हमारी एसीएस राधा रतूड़ी जी, आनंद वर्धन जी, नीति आयोग से नीलम जी, जो लगातार हम लोगों की बात वहाँ नीति आयोग में भी लगातार आगे बढ़ाती हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट, हमारे अतिथि, जिनसे हम लोगों को काफी सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। उपस्थित सभी अधिकारीगण, चिंतन शिविर चूंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको आयोजित होना है, और 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ कि ये चिंतन शिविर हमारा तय हो गया, लेकिन अनेकों कारणों से दोनों ही बार उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ गया। और ये ईश्वर की इच्छा होती है कि जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। पहले हम रामनगर में गए, फिर नैनीताल में गए, फिर घूम के यहाँ आ गए। शायद भगवान की ये इच्छा रही होगी कि उसमें हमारे डायरेक्टर श्रीनिवास जी भी यहाँ रहे, उनकी टीम भी पूरी रहे। अभी मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ से बोलना चाहता था आप लोगों से, और आज मैंने संधू साहब से कहा कि मैं जो सोच रहा था वो उसमें से अधिकांश चीजें संधू साहब ने बोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भाषण का मंच तो है नहीं, ये हमारे जहां इसमें चिंतन लिखा हुआ है, इस चिंतन के साथ साथ चिंता भी हमको करनी है। केवल चिंतन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चिंतन करें, और भगवान ने आप सब लोगों को बहुत विशिष्ट बनाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही है श्रीनिवास जी, संधू साहब। तो सबसे बड़ी सेवा यही है, और हम लोगों को ही जो है सारी नीतियां बनानी है, सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, सारे एक्ट बनाने हैं। तो हम लोग वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं, और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्योंकि दिन भर चलती हैं, और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं? कितने आते हैं? एक दिन में हजारों विचार आते हैं, और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में
विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको 2-3 चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूँ, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूँ साहब, और मैं बोलता भी हूँ कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं, आप लोग ऐसे, आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने भी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं, यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप लोगों की स्थिति वही है कि आप लोग वहां पर हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, अब मैं भी ये थोड़ा कुछ पॉइंट बना के लाया था, लेकिन यहाँ आप लोगों का देखा कि मैंने ये तो सब दूसरी तरफ को जा रही है व्यवस्था, और संधू साहब ने हम सब लोगों के वो खोल दिए, चक्षु खोल दिए ज्ञान के। अब है क्या, जैसे स्लाइड होती है, यहाँ पर हम स्लाइड चलाते हैं, उसमें दुनिया भर के प्रेजेंटेशन आते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटे की जो बैठक होती है वो हमारी 3 घंटे में खत्म होती है। अब होना ये चाहिए कि हम कहां पर हैं, मतलब सिंपल, जो एक आदमी जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी ये समझ सकता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें जाना कहां है, और यहां जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। चौथी चीज की इसमें रुकावट क्या है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारा रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। अंकिता भंडारी के माता पिता श्रीकोट श्रीनगर से ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने अंकिता हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे अनशनकारियों का समर्थन किया। साथ ही तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की भी मांग उठाई, जिसके कारण आरोपी का गुनाह स्पष्ट हो सके। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपना समर्थन दिया। और तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए और वीआईपी का पता चले। तो मैं यहाँ पे धरने पे बैठे हूँ। उसकी जो 3 अपराधी हैं, इनको तो इनकी जो जांच सीबीआई से जांच की जाए और इन तीनों अपराधियों के इनके तीनों अपराधियों को पे एक नार्को टेस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इस दौरान आरटीआई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई, जिसके लिए पहले 1,350 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,850 रुपए कर दिया गया है। वहीं अब सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है। यूजीपीएल में एससी के 6 पद बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क भी कम कर दिया गया है। इससे पहले ये शुल्क 5% था, जिसे घटाकर 2% कर दिया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टाम्प शुल्क घट जाने से लीसा उठान में हो रही सभी दिक्कतें दूर कर ली जाएंगी। कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा, जो काफी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, वो आज हुआ है।
लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीज काफी परेशान है। वहीं 400 ओपीडी वाले अस्पताल में मात्र 3 डॉक्टर ही ओपीडी संभाल रहे हैं, जिस कारण मरीजों का नंबर आने में काफी घंटे लग जाते हैं और कई मरीज बिना डॉक्टर के इलाज के ही अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। डॉक्टर नहीं है क्योंकि हम दूर दूर से आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। आज तो 1-2 घंटे लग रहे हैं, पर मुझे नहीं सभी को लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर साहब की जल्द से जल्दी व्यवस्था की जाए। 400 की ओपीडी है, अब 2 या 3 डॉक्टर ओपीडी देख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। 3-3, 4-4 बजे तक ओपीडी चल रही है, क्योंकि जब डॉक्टर कम है तो फिर पेशेंट जो है सारे उन्हीं के ऊपर है लोग। और 3 डॉक्टर मेरे पास पीजी वाले हैं और 2 डॉक्टर वैसे छोड़कर चले गए हैं, तो 5 डॉक्टर कम हुए हैं, जिसके बदले में अभी सीएमओ सर ने मुझे कोई डॉक्टर और दिया नहीं है। खटीमा में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्महत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के बेटे देवेंद्र सिंह धामी की 15 नवंबर को जहर खाने से मौत हो गई थी। मौत के बाद गंभीर सिंह धामी ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ अपने पुत्र के साथ मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कि जितेंद्र गुप्ता नामक एक व्यक्ति जो उनके पुत्र देवेंद्र धामी को धमका रहा है और इल्लीगल पैसे की मांग कर रहा है, और जिससे उनका पुत्र जो है डिप्रेशन में आ गया और मानसिक तनाव से ग्रस्त होकर उसने आत्महत्या की। इस पर थाना आजम में दिनांक 15/11/2022 को एफआईआर नंबर 307/2022 धारा 386, 306 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया जितेंद्र गुप्ता के विरुद्ध। अभियुक्त की तलाश सुराग ऐसी पता चली कि वो अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया, जिसको कल रात्रि में 10:15 बजे ऋषिकेश से जो है अपने रिश्तेदार के घर से एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, और जिस वाहन से फरार हुआ था अपने मित्र के वाहन को लेकर, उसको भी कब्जे पुलिस में ले लिया। चंपावत के उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में कार्यरत डॉक्टरों और नर्सों को नवजात शिशु रक्षा संबंधित टिप्स और प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में नवजात शिशु में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और बच्चे की जान को बचाए जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर डॉक्टर रितु रखोलिया ने बताया कि नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नवजात बच्चों को सही उपचार प्रदान करने के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक जानकारियां दी गई। हम लोग जो नवजात शिशु जो जन्म के बाद तुरंत रोते नहीं है, उनको कृत्रिम श्वास देकर किस प्रकार बचाया जा सकता है, उस पर एक वर्कशॉप है। तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले जो सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जब बच्चा अगर पैदा हो और तुरंत सांस लेने में उसको दिक्कत हो तो उसको बचाया भी जा सके, और बचने के बाद बच्चे का इंटैक्ट सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं कि बचने के बाद बच्चे की बुद्धि और बाकी शरीर के अंगों में कम से कम नुकसान होके बच्चों की जान को बचाया जा सके, जिससे कि हमारे प्रदेश की भी मृत्यु दर जो है कम हो सके। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, पूरी मैनिक्विन है साथ में, तो काफी अच्छे से सीख जाते हैं, और अगर सीख के इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो काफी हद तक सक्सेसफुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा तराई जाट महासभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संसदीय और निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है, और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसमें जो है संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति दी जाए और किस तरीके से आगे
नीचे और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर भी विचार विमर्श कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, इस विषय को लेकर आज यहाँ बैठक पूरी विधानसभा को काशीपुर विधानसभा को रखी गई है। जनता पार्टी का संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे और 30 नवंबर तक जो हमारे मोर्चे हैं 7, इन 7 मोर्चों के अध्यक्ष तो हम घोषित कर चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होगी। इसके पश्चात हमारे 27 विभाग हैं पार्टी के और 18 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और हमारा जो भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो सभी कार्यकर्ताओं को हम पार्टी के काम में लगाने की हमारी योजना है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इन दोनों को हम बूथ स्तर तक हम इनका विस्तार करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारी बहनों की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और इस तरह से हम अपने संगठन को नीचे तक, धरातल तक जो है एक सशक्त भूमिका में उतारेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल कुआं की। गोला संघर्ष समिति अध्यक्ष जीवन कबड़वाल ने एक युवक पर अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। दर्जनों खनन व्यवसायियों के साथ कोतवाली का घेराव करने ये तमाम लोग पहुंचे और युवक के खिलाफ शिकायत की। गोला नदी खोले जाने को लेकर सैकड़ों वाहन स्वामी अपनी कई मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच खनन व्यवसाय से जुड़े एक युवक के साथ गोला संघर्ष समिति अध्यक्ष से कहासुनी हुई। अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के झगड़पुरी गांव में प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कांस्टेबल ललित प्रसाद और मोहन बोरा ने दिलेरी दिखाते हुए गीले कपड़े से सिलेंडर में लगी आग को बुझाया और सिलेंडर ले जाकर खेत में फेंक दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचे विधायक अरविंद पांडे ने जवानों को धन्यवाद दिया। अंतर्गत एक मजरा पड़ता, मजरा हसन, तो उस गांव के स्कूल में जो मिड डे मील का खाना बनता, उसमें किचन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तुरंत हमारे चीता कर्मचारी कांस्टेबल मोहन बोरा और ललित गए थे और उन्होंने मौके पर देखा तो सिलेंडर और उससे लगता हुआ चूल्हे में आग लगी हुई थी। तो उन्होंने तुरंत अंदर जाकर जो पाइप से सप्लाई हो रही थी गैस से, जिससे आग जल रही थी, तुरंत उन्होंने। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।